today's session we are going to discuss AVM most important question discussion. So AVM के जो most important formulas हैं, questions हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो दोस्तों लेसन को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास दोस्तों चार फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं आगे आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे AVFM हो, BRBL हो, रूरल बैंकिंग के लिए. हमारे पास प्रत्येक मॉक टेस्ट में दोस्तों हर एक मॉड्यूल से, जैसे मान लीजिए कि AVFM के 4 मॉक टेस्ट हैं, तो मॉक टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट 1 में 100 क्वेश्चन होंगे और वो मॉड्यूल ए से होंगे. मॉक टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, ये मॉड्यूल बी से होंगे. फुल लेंथ मॉक टेस्ट सी में 100 क्वेश्चन होंगे, ये मॉड्यूल सी से होंगे. फुल लेंथ मॉक टेस्ट डी में 100 क्वेश्चन होंगे, मॉड्यूल डी से होंगे. तो प्रत्येक मॉक टेस्ट में एक मॉड्यूल से क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको पूरे के पूरे कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स. उसके अलावा आप हमारा PDF कोर्स अवेल कर सकते हैं. PDF कोर्स अवेलेबल है AVFM, BRBL और रूरल बैंकिंग के लिए, HRM के लिए और डिजिटल बैंकिंग के लिए. यदि आपका इलेक्टिव पेपर रूरल है, HRM है, डिजिटल है, तो आप PDF कोर्स अवेल कर सकते हैं. हमारे पास कंसाइज नोट्स है प्रत्येक यूनिट का, 100+ MCQs है प्रत्येक यूनिट से. हम फ्री क्विजेस कंडक्ट करते हैं टेलीग्राम पे. टेलीग्राम चैनल दोस्तों CIV मेड सिंपल करके आप सर्च करेंगे या डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उससे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. यदि आपको किसी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें जो कि नीचे शो हो रहा है, हम सारी जानकारी ले सकते हैं. चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग आज के वीडियो लेसन को सबसे पहले क्वेश्चन के साथ. सो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग लिवरेज. तो मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे टाइप करके बताता हूँ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ऑपरेटिंग लीवरेज. तो एक मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ कि ऑपरेटिंग लीवरेज से किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं. जैसे डाटा आपको दिया हुआ है दोस्तों, प्रोडक्शन एंड सेल्स दे रखा है. प्रोडक्शन एंड सेल्स दे रखा है 25,000 यूनिट. ठीक है. दूसरा डाटा इन्होंने दे रखा है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट. ठीक है. इन्होंने दे रखा है दोस्तों ₹1000. दोस्तों मॉड्यूल बी और सी से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ. प्रोडक्शन एंड सेल्स 25,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 1000, वेरिएबल कॉस्ट इन्होंने दे रखा है 500. ठीक है. और फोर्थ डाटा इन्होंने दिया है वो है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. वो दोस्तों है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और ये इन्होंने दे रखा है 50 लाख. ठीक है. तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होगा. सो द क्वेश्चन इज आस्क्ड फाइंड ऑपरेटिंग लिवरेज. ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होगा. तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं. आपको फॉर्मूला पता होगा, आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को देखिए. दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा. फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं. कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं दोस्तों. कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. ठीक है. इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं. तो देखिए दोस्तों ये जो वेरिएबल कॉस्ट ₹500 दिया हुआ है, ऑब्वियसली बात है ये पर यूनिट ही दिया हुआ है. ठीक है. और सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको 1000 दिया हुआ है. तो 1000 में से आप 500 माइनस करेंगे तो यहाँ पे ₹500 निकला आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन. आपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लिया, यानी ये 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन है. तो दोस्तों टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा बताइए. 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन आपने निकाल लिया. सो कैन यू कैलकुलेट व्हाट इज द टोटल कंट्रीब्यूशन. तो टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी हाउ मच. देखिए ये तो 1 यूनिट का है और हमारे पास कितना यूनिट अवेलेबल है. देखिए प्रोडक्शन एंड सेल्स है 25,000 यूनिट का. तो 500 इंटू 25,000 ये आपका टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा. तो इसको आप सॉल्व करेंगे. सो यू विल गेट 1,25 लाख. ओके. सो दिस इज द टोटल कंट्रीब्यूशन. अच्छा, आपसे पूछा है ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है. तो दोस्तों ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. दिस इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT. राइट. ये फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज का. तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन तो हमने निकाल लिया, अब बचा EBIT निकालना. तो EBIT क्या होता है दोस्तों. EBIT क्या होता है. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. तो इसका फुल फॉर्म आपको पता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है. सो बेसिकली ये कैसे निकालते हैं आप. तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसमें से आप दोस्तों फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दीजिए.
फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर लेंगे तो आपको EBIT मिलेगा। तो कंट्रीब्यूशन कितना है, 1,25,00,000 का कंट्रीब्यूशन है, उसमें से आप यदि फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर लेंगे यानी 50 लाख आपका क्या है, यहाँ पे देखिए 50 लाख आपका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे तो आपको मिलेगा 75 लाख, 75 लाख। तो यहाँ पर क्या मिल गया, EBIT मिल गया, ठीक है। अब EBIT मिल गया, आपको ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने के लिए बेसिकली आप डिवाइड कर देंगे, किसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, नंबरेटर में आप लिखिए कंट्रीब्यूशन को, कंट्रीब्यूशन कितना है दोस्तों, 1,25,00,000 है, और डिनोमिनेटर में क्या है, EBIT कितना है दोस्तों आपका, EBIT है 75 लाख। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.666 मिलेगा। सो दैट विल बी योर ऑपरेटिंग लिवरेज। समझ में आया दोस्तों कैसे हमने ऑपरेटिंग लिवरेज निकाला? तो यही कंसेप्ट है, आपको ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, EBIT निकाल लीजिए, दोनों को डिवाइड कर लीजिए। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालना है वो मैंने समझाया, और EBIT कैसे निकालना है वो मैंने समझाया। चलिए अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स सी सम थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताओ बेस्ट इंडिकेटर फॉर बिजनेस रिस्क। बताइए दोस्तों बिजनेस रिस्क का बेस्ट इंडिकेटर क्या है? तो याद रखिएगा ऑपरेटिंग लिवरेज, यानी कि दोस्तों जो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज होता है ये बेस्ट इंडिकेटर होता है बिजनेस रिस्क का। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है दोस्तों कि मान लीजिए कि सेल्स है 2 लाख का, सेल्स है दोस्तों कितने लाख का, 2 लाख का सेल्स है, और दोस्तों पीवी रेशियो है हमारा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है 40% का, और दोस्तों आपको दिया हुआ है कि जो हमारा ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है वो मान लीजिए 40,000 का है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालिए, DOL। DOL का फुल फॉर्म होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो DOL कैसे निकालते हैं दोस्तों? DOL का फुल फॉर्म पहले याद रखिए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज होता है। तो बेसिकली DOL निकालने के लिए क्या करेंगे आप, कंट्रीब्यूशन को नंबरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे दोस्तों, डिनोमिनेटर में आप EBIT को लिखेंगे, ठीक है। तो बताइए कंट्रीब्यूशन कितना है? तो यहाँ पे देखिए कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे दोस्तों। आपका जो EBIT होगा, EBIT अभी हमने निकाला था ना, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन एंड देन आफ्टर यू हैव टू कैलकुलेट द EBIT। सो द कंट्रीब्यूशन विल बी 80,000, क्योंकि दोस्तों इस 40% इफ यू कैलकुलेट ऑफ दिस यू विल गेट 80,000, राइट। सो दैट इज पीवी रेशियो। देखिए कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है कितना परसेंटेज है सेल्स का, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन। सो 40% ऑफ 2 लाख यू विल गेट 80,000, सो दैट्स योर कंट्रीब्यूशन एंड योर ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट दैट EBIT विच इज इक्वल टू 40,000, सो दिस इज इक्वल टू 2। तो आपका बेसिकली DOL कितना निकला, 2 निकला। चलिए हम लोग थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जो कि आपको ध्यान रखना है थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट में दोस्तों कि जो मल्टीपल IRR कब ऑब्टेन होता है। एक सवाल पूछा जाता है कि मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कब आता है। तो ये तब आता है, देखिए इसका कंडीशन क्या है दोस्तों, मल्टीपल IRR आने का कारण क्या है कि जब कैश फ्लो अपने साइन को रिवर्स कर लेता है। हमने अपने वीडियो लेक्चर में सभी को समझाए हैं, व्हेन द कैश फ्लो रिवर्स देयर साइन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट के दौरान यदि कैश फ्लो अपने साइन को रिवर्स कर ले तो मल्टीपल IRR आता है। सवाल पूछा जा सकता है कि मल्टीपल IRR आने का क्या कारण है। सो कैश फ्लो रिवर्सल ऑकर व्हेन रिवर्स देयर साइन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट देन मल्टीपल IRR ऑब्टेन। अच्छा मान लीजिए पूछा जाए कि यदि आपको वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट निकालना है, इंटेंजिबल एसेट का वैल्यू निकालना है, तो सबसे ज़्यादा सुटेबल अप्रोच कौन सा है, ठीक है। तो विच इज़ द सुटेबल अप्रोच, बताइए। तो सबसे ज़्यादा सुटेबल अप्रोच कौन सा है वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट को कैलकुलेट करने के लिए? तो प्लीज़ रिमेंबर दैट इज़ द रिलेटिव मेथड, ठीक है। तो जो हमारा रिलेटिव मेथड है ये सबसे ज़्यादा सुटेबल अप्रोच है, ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द इंटेंजिबल एसेट। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, वारंट क्या होता है। तो देखिए वारंट के बारे में ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात कीजिए लॉन्ग टर्म वारंट क्या है दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म ऑप्शन है के द्वारा आप इक्विटी शेयर को खरीदते हैं। इक्विटी शेयर को क्या करते हैं, खरीदते हैं। इक्विटी शेयर को खरीदते हैं दोस्तों ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम,
ठीक है। तो बेसिकली वारंट एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन है जिसके द्वारा आप इक्विटी शेयर को खरीदते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कन्वर्टेबल बॉन्ड। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। बेसिकली कन्वर्टेबल बॉन्ड है, कन्वर्टेबल बॉन्ड है दोस्तों। ठीक है, पार वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, पार वैल्यू दे रखा है इन्होंने 500। ठीक है, सेलिंग प्राइस दे रखा है इन्होंने 520। तो आपसे पूछेगा कि कन्वर्जन प्राइस बताइए। सो यू विल बी आस्क्ड व्हाट इज द कन्वर्जन प्राइस। ठीक है, तो ये आपको कन्वर्जन रेशियो दे रखा है। कन्वर्जन रेशियो कितना दे रखा है दोस्तों? कन्वर्जन रेशियो दे रखा है 20 शेयर पर ईच बॉन्ड, 20 शेयर पर बॉन्ड, 20 शेयर पर बॉन्ड। ठीक है, तो दोस्तों कन्वर्जन रेशियो आपको दे रखा है। तो आपसे पूछा गया है कि कन्वर्जन प्राइस क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे दोस्तों कन्वर्टेबल बॉन्ड का पार वैल्यू कितना दे रखा है 500, इसको नोमिनेटर में लिख दीजिए। और दोस्तों डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे कि आपका कन्वर्जन रेशियो क्या है, यानी एक बॉन्ड पे कितना शेयर, तो 20 शेयर है और टोटल कितना अमाउंट है 500, तो दैट विल बी हाउ मच, दिस विल बी 25। सो आंसर इज 25। तो कन्वर्जन प्राइस होगा वो क्या होगा 25 होगा। तो ये कन्वर्जन प्राइस से भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, प्लीज़ रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों कि आपसे कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, एक और पॉइंट को समझिए कि कोई टैक्स पेयर है भारत में, राइट। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू स्टडी कि सपोज अ टैक्स पेयर इन इंडिया, कोई भी टैक्स पेयर है, ठीक है। सो कोई भी टैक्स पेयर है वो क्या करेगा, बिजनेस लॉस को फॉरवर्ड कर सकता है। मान लीजिए कि बिजनेस में कोई लॉस हुआ, ठीक है, उसको वो फॉरवर्ड कर सकता है। कितने दिनों तक फॉरवर्ड कर सकता है, इस सवाल पूछा जाएगा। सो ही कैन फॉरवर्ड द बिजनेस लॉस फॉर अ पीरियड अप टू 8 असेसमेंट ईयर, मतलब 8 असेसमेंट ईयर तक वो अपने बिजनेस लॉस को फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है, और इन सक्सीडिंग द असेसमेंट ईयर इन विच द लॉस वाज फर्स्ट कंप्यूटेड। तो जिस साल में, जिस असेसमेंट ईयर में लॉस पहला कंप्लीट हुआ, उसके अगले साल से 8 साल तक जो है वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। एक 8 नंबर पॉइंट पे ध्यान दीजिए। 8 नंबर पॉइंट में बताया जा रहा है कि लिक्विडिटी कम होने का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि यदि लिक्विडिटी कम होगी, तो लिक्विडिटी कम होने के कारण क्या होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों? नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द डिमांड ऑफ रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट के डिमांड पे लेस लिक्विडिटी का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ पूछा जाएगा कि स्टार्टअप फाइनेंसिंग के बारे में आपको पता होगा कि बेसिकली स्टार्टअप फाइनेंसिंग के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बेसिकली एक तो होता है हमारा डेब्ट फाइनेंसिंग, एक होता है हमारा इक्विटी फाइनेंसिंग, और एक होता है दोस्तों ग्रांट। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि इनमें से कौन सा फील्ड में इंडिया का स्टार्टअप मूवमेंट ने रिसेंट ईयर में एक्सपेंड किया है। तो याद रखिएगा ई कॉमर्स। ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे दे, पूछे कि कौन से फील्ड में जो इंडिया का जो स्टार्टअप है वो रिसेंटली एक्सपेंड किया है, तो आंसर है दोस्तों ई कॉमर्स। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक साइंटिस्ट का नाम है दोस्तों जॉन मैककार्थी। इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को पहली बार शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने एआई शब्द को पहली बार प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा आंसर है दोस्तों जॉन मैककार्थी। अब दोस्तों हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करते हैं। लेट्स डू वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग स्टडी करेंगे कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे निकालना है, और दोस्तों सो वी विल कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। तो डाटा आपको कुछ दी हुई है क्वेश्चन में कि इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दे रखा है 60 लाख रुपया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको 12% बॉन्ड है, 12% बॉन्ड है दोस्तों 37 लाख रुपया का। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको दे रखा है इंटरेस्ट।
देखिए ये जो 12% है बॉन्ड पे इंटरेस्ट है, और बॉन्ड का जो वैल्यू है वो है 37 लाख रुपीज़। तो आप इंटरेस्ट बता सकते हैं, बताइए इंटरेस्ट क्या होगा, तो कितना इंटरेस्ट बॉन्ड देगी, तो 12% ऑफ 37 लाख। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 4,44,000। फिर फोर्थ पॉइंट आपको दे रखा है सेल्स का वैल्यू। सेल्स का वैल्यू इन्होंने दे रखा है 85 लाख, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में इन्होंने दे रखा है फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट छोड़कर, तो फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इन्होंने दे रखा है 7 लाख, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे इन्होंने दे रखा है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कितना है 28%। अब दोस्तों प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं पता है, बताइए, मैं आपको लिख देता हूँ। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला है दोस्तों, लेट मी राइट इट। सो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो फॉर्मूला इज, इसको मैं थोड़ा सा डार्क में लिखता हूँ, कॉन्ट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला है। अब दोस्तों सवाल आपसे ये पूछा गया है कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बताओ, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज बताओ। यानी दोस्तों आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज यानी DOL बताना है और DFL बताना है। चलिए कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों DOL DFL निकालने के लिए वेरिएबल कॉस्ट निकाल लीजिए। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे दोस्तों, बताइए वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, प्लीज़ टेल। बहुत सिंपल है, आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 28% दे रखा है ना, तो 1 माइनस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस प्रॉफिट वॉल्यूम 72% हो जाएगा। तो दिस 72% ऑफ व्हाट, 72% ऑफ सेल्स। तो सेल्स कितना है दोस्तों, सेल्स है आपको 85 लाख, तो 72% ऑफ 85 लाख कितना हो जाएगा बताइए, 72% 81 लाख 61,20,000। आप निकालिए 72% यदि 85 लाख का निकालेंगे ना, तो आपको मिलेगा 61,20,000, ठीक है। तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट निकल गया। उसके बाद दोस्तों बात आती है वेरिएबल कॉस्ट आपने निकाल लिया, कंट्रीब्यूशन भी निकाल लीजिए। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करना है बताइए। सो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, यहाँ तो साफ है ना कि कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स से 200 इक्वल टू प्रॉफिट डॉलर, ये 28% है, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 28% ऑफ सेल्स। सो दिस इज इक्वल टू 28% ऑफ सेल्स। सेल्स कितना है 85 लाख है, तो 28% ऑफ 85 लाख निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 23,80,000, ठीक है। सो इट इज़ 23,80,000, ठीक है। सो आप दोस्तों टोटल सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस भी करते तो कंट्रीब्यूशन आ जाता, ठीक है। 85 लाख में से 61,20,000 तो भी आपका आ जाता। आपने ये निकालिए। अब नेक्स्ट ने आपको EBIT निकालना है। EBIT क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो EBIT कैसे निकालेंगे, प्लीज टेल हाउ EBIT इज क्वाइट सिंपल। EBIT is how much? It is 16,80,000। सो EBIT कैसे निकाला जाता है दोस्तों, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितना निकला, कंट्रीब्यूशन निकला आपका 23,80,000। 23,80,000 में से आपका जो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो है 7 लाख का है, तो 7 लाख को आप माइनस कर देंगे, तो आप 7 लाख यदि इससे माइनस करेंगे 23,80,000 में से, तो आपको मिलेगा 16,80,000। ये आपका EBIT मिल गया। EBIT आपने निकाल लिया। इनकम टैक्स का रेट क्या है, 40% रेट है इनकम टैक्स, देखिए लिखा है इनकम टैक्स का जो रेट है वो 40% है। तो DOL कैसे निकालते हैं, DOL का फॉर्मूला पता है ना, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, अभी मैंने बताया था, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। पहले क्वेश्चन में यही किया था ना हमने। तो कंट्रीब्यूशन कितना निकला है 23,80,000, तो कंट्रीब्यूशन की जगह लिख दीजिए, इसको DFL बैठा देते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ दोस्तों, पहले DOL निकालते हैं। तो कंट्रीब्यूशन कैसे, कंट्रीब्यूशन कितना निकला, सो कंट्रीब्यूशन वाज कंट्रीब्यूशन अभी हमने निकाला है कितना है 23,80,000। सो 23,80,000 आपका कंट्रीब्यूशन है। और EBIT हमने कितना निकाला है दोस्तों, सो व्हाट वैल्यू ऑफ EBIT हैव वी कैलकुलेटेड, EBIT वी हैव कैलकुलेटेड इज 16,18,000, 16,18,000। सो दिस विल गिव यू 1.416। सो दिस इज DOL। DOL क्या होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज होता है। नेक्स्ट है हमारा DFL। DFL कैसे निकालेंगे मैं यहीं बता देता हूँ आपको साइड में। तो DOL आपने निकाल लिया, कैसे निकाल लिया, बेसिकली आपने कंट्रीब्यूशन, दोस्तों मैंने अपने DFL कैसे निकालेगा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकलेगा। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज जो DFL होता है वो होता है दोस्तों EBIT अपॉन EBT, ठीक है। तो EBIT तो हमने निकाला है दोस्तों कितना 16,80,000, राइट। सो इट इज 16,18,000। और EBT कितना है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EBT। EBT हमने निकाला है दोस्तों 12,36,000, राइट।
सो दैट इज सो अर्निंग बिफोर टैक्स इंटरेस्ट को देखिए, इंटरेस्ट जो 40% है उसको आप इसमें से माइनस कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा दोस्तों 12,36,000। ठीक है सर, 40% निकाल के माइनस करेंगे ना तो 12,36,000 आपको निकलेगा। सो दैट विल गिव यू हाउ मच, इट विल गिव यू 1.36:1। ओके सो तो आपको समझ में आया कि डीओएल कैसे निकलेगा, डीएफएल कैसे निकलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप देख दो एक दो प्रॉब्लम और करते जाएं, एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाएगा, डीओएल निकालना, डीएफएल निकालना। और यदि आपको किसी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पे। हमारे पास दोस्तों प्रत्येक यूनिट से 100+ MCQs अवेलेबल हैं, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट टू प्रैक्टिस। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे आते हैं अब। सो लेट्स सी सम थ्योरेटिकल क्वेश्चन। देखिए कुछ सवाल आपसे पूछा जाएगा, जैसे देखिए इसमें सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है कि फ्री कैश फ्लो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक सवाल आता है दोस्तों कि हाउ डू यू कैलकुलेट फ्री कैश फ्लो। तो फ्री कैश फ्लो निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, आप ग्रॉस कैश फ्लो में से, सो फ्रॉम ग्रॉस कैश फ्लो यू जस्ट सब्ट्रैक्ट द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सो फ्री कैश फ्लो निकालने के लिए आपको ग्रॉस कैश फ्लो में से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपको फ्री कैश फ्लो निकलेगा। अच्छा बताइए, क्वेश्चन एक सवाल पूछा जाएगा कि कौन सी भारत की पहली बैंक थी जो कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड को इशू की थी। तो सो फ्रेंड्स प्लीज़ रिमेंबर, ग्रीन बॉन्ड को इशू करने का डिसएडवांटेज क्या है फॉर ग्रीन डिफॉल्ट। तो इफ देयर इज ग्रीन डिफॉल्ट, मान लीजिए कि कोई ग्रीन डिफॉल्ट है, ठीक है, तो वहाँ पे क्लेम फॉर डैमेज होगा। सो क्लेम फॉर डैमेज इन द केस ऑफ, so please remember the claim for damage in the event of a green default, so that's why we don't spread it. Next is persistence. नेक्स्ट इज दोस्तों रिस्क एसोसिएटेड विथ कैपिटल बजट फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट इंक्लूड्स। तो जो रिस्क कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है, सो बताइए रिस्क एसोसिएटेड विथ कैपिटल बजटिंग। सो व्हाट आर द रिस्क विच इज एसोसिएटेड विथ कैपिटल बजटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लेट मी इरेज ऑल दिस थिंग एंड देन जस्ट टेल यू। सो प्लीज क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि कैपिटल बजटिंग में कौन कौन से रिस्क आते हैं। तो कैपिटल बजटिंग में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क आते हैं वो आपके रेपुटेशन रिस्क है, सो रिस्क व्हाट आर द टाइप ऑफ रिस्क विच इज इन्वॉल्व इन कैपिटल बजटिंग। तो सबसे पहले याद रखिएगा एक्सचेंज रिस्क है, उसके बाद दोस्तों कंट्री रिस्क है, उसके बाद दोस्तों रिटर्न रिस्क है। सो दीज आर द मेजर रिस्क विच एसोसिएटेड विद द कैपिटल बजटिंग फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। अब देखिए रिस्क एनालिसिस का टेक्निक क्या है, रिस्क को कैसे एनालाइज किया जाएगा बताइए। तो दोस्तों हमारे पास सेंसिटिविटी एनालिसिस है, सिनेरियो एनालिसिस है, फिर हिलियर्स मॉडल है, सिमुलेशन एनालिसिस है, डिसीजन ट्री एनालिसिस है, और दोस्तों कंसर्न रिस्क एनालिसिस है। So this is these are the few questions which can be asked in your examination. So now let's discuss the few more questions which is important from exam point of view. बताइए स्टाफिंग का 3 प्राइमरी फैसेट क्या है। स्टाफिंग का 3 इंपॉर्टेंट फैसेट क्या है। तो सबसे पहला याद रखिएगा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग, RST। ठीक है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, these are the 3 important facets of So friends, let's see the next question. That's all about. Let's see the next question. Reverse merger. What is the reverse merger? सो रिवर्स मर्जर क्या होता है कि रिवर्स मर्जर तब होता है जब कोई स्मॉलर या अनलिस्टेड कंपनी जो है लार्जर या पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी को एक्वायर कर ले, तो इसे हम लोग कहते हैं रिवर्स मर्जर। ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ रिवर्स मर्जर, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, मैंने अब आपको बताया कि ग्रीन बॉन्ड का क्या डिसएडवांटेजेज हैं एंड ऑल द पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग इट। ओके, सो नाउ क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन क्या होता है, लेट्स डिस्कस। देखिए एक टर्म होता है दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन। सो आइए जरा डिस्कस करते हैं होता क्या है ये। तो दोस्तों इसके अंदर 2 तरह का एक्विजिशन होता है, एक होता है आपका इनबाउंड, एक होता है आउटबाउंड।
सो वन इज इन बाउंड, अदर इज आउट बाउंड। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट है जो कि हमें याद रखना है, वो है सीवीपी एनालिसिस। आपको पता होगा दोस्तों मार्जिनल कॉस्टिंग में सीवीपी एनालिसिस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अच्छा टूल है ताकि आप एसेस कर सकें कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट में चेंजेस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सीवीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, मतलब ये सभी में यदि चेंजेस आएंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये सीवीपी एनालिसिस बताता है। तो प्राइस, वॉल्यूम, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ये सभी से कंपोनेंट है। अब देखिए एक सवाल पूछा जाएगा, स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों स्मार्ट का फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। फिर पूछा जाएगा दोस्तों कि सिनर्जी क्या होता है, सिनर्जी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनर्जी। तो सिनर्जी का मतलब होता है 1+1, ठीक है। फिर दोस्तों ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंट्रोल क्या है, व्हाट आर द ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल कंट्रोल मेथड क्या क्या है दोस्तों। तो ट्रेडिशनल कंट्रोल मेथड है हमारा पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ब्रेक इवन एनालिसिस। मैं लिख देता हूँ दोस्तों, देखिए ट्रेडिशनल कंट्रोल मेथड है पर्सनल एनालिसिस, खुद से एनालाइज कर लीजिए। फिर दोस्तों एक है हमारा ब्रेक इवन मेथड, और ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, इसे ब्रेक इवन मेथड भी कहते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहते हैं। फिर दोस्तों स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है, and then after we have budgetary control. So these are the break even. Okay, देखिए सब ट्रेडिशनल मेथड है। तो सवाल पूछा जाएगा कि ट्रेडिशनल मेथड क्या है, पर्सनल एनालिसिस, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट और बजटरी कंट्रोल। आप पूछेगा मॉडर्न मेथड क्या है। ये जो थे हमारे, ये सब तो हमारे ये ट्रेडिशनल मेथड थे। यदि हम मॉडर्न मेथड की बात करें, कंट्रोल के मॉडर्न मेथड की, सबसे पहला है आरओआई। आरओआई क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरा क्या है, रेशियो एनालिसिस। तो ये सब मॉडर्न मेथड है कंट्रोल के। उसके बाद दोस्तों पर्ट, उसके बाद दोस्तों सीपीएम, उसके बाद दोस्तों आपका है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस जिसे कहते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट। मैंने आपको स्टाफिंग का 3 प्राइमरी पैटर्न बताया। अच्छा एक सवाल पूछा जाएगा, IND-AS 103 नंबर, ये किससे से रिलेटेड है, याद रखिएगा, दिस इज रिलेटेड टू बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये एक IND-AS पता है ना आपको, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, तो जो कि ICAI के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। तो 103 नंबर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ये दोस्तों बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, प्लीज रिमेंबर। So this is accounting standard is related to business combination. चलिए उसके बाद दोस्तों कुछ पॉइंट के बाद में बात करते हैं, जैसे फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर ऑन एनी स्टॉक। तो दोस्तों इसमें आप देखिए कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सचेंज रेशियो पता लगाने में। ये सवाल पूछा जाता है कि यदि एक्सचेंज रेशियो पता लगाना है तो कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला है बुक वैल्यू पर शेयर, दूसरा है दोस्तों हमारा अर्निंग पर शेयर, जिसको शॉर्ट में EPS कहते हैं। तो EPS दोस्तों एक्सचेंज रेशियो पता लगाने में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तीसरा है दोस्तों मार्केट प्राइस पर शेयर। चौथा है हमारा DD यानी दोस्तों डिविडेंड डिस्काउंटेड वैल्यू पर शेयर। और पांचवा है हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद दोस्तों एक और पॉइंट को डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो लेट्स डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर और एनी स्टॉक एक्सचेंज, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर ऑन इन स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें क्या है कि देखिए जो भी ट्रेडेड टर्नओवर होता है, जो भी हमारा ट्रेडेड टर्नओवर होता है दोस्तों, द ट्रेडेड टर्नओवर ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज,
ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ड्यूरिंग द 12 कैलेंडर मंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिए, ड्यूरिंग 12 कैलेंडर मंथ, जो ट्रेडेड टर्नओवर है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे 12 कैलेंडर मंथ में, ठीक है, प्रीसीडिंग द रिलेवेंट डेट इज एटलीस्ट, वो कितना होना चाहिए, कम से कम 10% होना चाहिए, किसका, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सच क्लास। मतलब ऐसे क्लास के जितने नंबर ऑफ शेयर्स का कम से कम 10% होना चाहिए, ठीक है। ये तो है हमारा दोस्तों फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा पॉइंट है जो कि ध्यान रखना है, द सेकंड पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। ये तो फ्रीक्वेंटली था, यदि इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर है किसी स्टॉक एक्सचेंज पे तो फिर क्या होगा, यदि इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो यदि टर्नओवर 10% से कम, मैंने बोला ना कि पिछले 12 कैलेंडर मंथ में टर्नओवर जो है कम से कम 10% होना चाहिए, यदि मान लीजिए कि 10% से कम है, इफ इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, यदि मान लीजिए कि टर्नओवर जो है, टर्नओवर इज लेस देन 10% ऑफ टोटल ऑफ शेयर्स क्लास, तो उस केस में क्या होगा, तो उसे हम लोग इनफ्रीक्वेंटली ट्रेड मानते हैं। तो जैसे फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर है कि इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि दोस्तों पिछले 12 कैलेंडर मंथ में उसका जो आपका टर्नओवर है वो कम से कम टोटल नंबर ऑफ शेयर का 10% है या नहीं है। यदि कम से कम 10% है टर्नओवर टोटल नंबर ऑफ शेयर का पिछले 12 महीना में, तो उसे हम लोग फ्रीक्वेंटली ट्रेड मानेंगे। और यदि दोस्तों 10% से कम है तो उसे हम लोग क्या मानते हैं दोस्तों, इनफ्रीक्वेंटली ट्रेड मानते हैं। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, प्लीज रिमेंबर, ओके। अच्छा, डाइवेस्टिट्यूड्स के बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी दे दूं, डाइवेस्टिट्यूड्स क्या होता है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो लेट अस टॉक लिटिल बिट अबाउट डाइवेस्टिट्यूड्स, बिकॉज द क्वेश्चन में भी आस्क्ड, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रेम फ्रॉम डाइवेस्टिट्यूड्स। तो डाइवेस्टिट्यूड के कारण क्या होता है कि स्मॉल एसिड बेस बनता है। अच्छा, उससे पहले रिवर्स मर्जर मैंने आपको बताया, ठीक है। डाइवेस्टिट्यूड्स मैं बता दूं, सो डाइवेस्टिट्यूड्स में क्या होता है दोस्तों कि इट इज रिजल्ट्स इन स्मॉल एसिड बेस एंड लॉस ऑफ कंट्रोल। स्मॉल एसिड बेस बनता है डाइवेस्टिट्यूड के कारण। उसके बाद एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, हमारा टाइप ऑफ डाइवेस्टिट्यूड की बात करें तो दोस्तों इसमें टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला है पार्शियल सेट ऑफ, पार्शियल सेट ऑफ एक टाइप है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एक टाइप है। Okay, and then after we have demerger, and then after we have PSU disinvestment. Okay, so these are the types of divestiture, and then we talked about creeping acquisition. देखिए एक टर्म होता है दोस्तों क्रीपिंग, एक टर्म होता है क्रीपिंग एक्विजिशन। इसका जरा मतलब समझिए, इसमें क्या कंडीशन डाला गया है। तो क्रीपिंग एक्विजिशन में क्या होता है कि कोई भी एक्वायरर, नो एक्वायरर, ठीक है, टुगेदर विद पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न इज अलाउड टू एक्वायर मोर देन मोर देन कितना दोस्तों, 5% ऑफ होल्डिंग, मतलब 5% ऑफ होल्डिंग। तो कोई भी एक्वायरर को अलाउ नहीं किया गया है कि वो एक्वायर करे मोर देन 5% ऑफ होल्डिंग इन एनी फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, एंडिंग ऑन 31st ऑफ द मार्च। मतलब कोई फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। तो कोई भी एक्वायरर को अलाउ नहीं किया गया कि वो एक्वायर करे होल्डिंग का 5% से ज़्यादा, ठीक है, विदाउट कॉम्प्लाइंग विद ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे कंडीशन क्या है, विदाउट कॉम्प्लाइंग विथ ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट, ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट, ठीक है, इफ द एग्जिस्टिंग होल्डिंग आर बिटवीन 15 एंड 75%।
15 एंड 75%। मान लीजिए किसी एक्वायरर का जो अभी एग्जिस्टिंग होल्डिंग है वो 15 और 75% के बीच में है, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि कोई एक्वायरर जो है एक्वायर नहीं कर सकता मोर देन 5% ऑफ होल्डिंग इन एनी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 ऑफ मार्च विदाउट कॉम्प्लाइंग विद द ओपन ऑफर डॉक्यूमेंट। तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और दोस्तों मैंने आपको डाइवेस्टिट्यूर का टाइप्स बताया कि पार्शियल सेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, दीज आर द टाइप्स ऑफ डाइवेस्टिट्यूर वी हैव डिस्कस्ड। सो अच्छा, मॉडर्न इक्विटी, मॉडर्न टेक्निक आपको बताया, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंट्रोल आपको मैं बताया, सिनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है, सीपी एनालिसिस क्या है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच क्या होता है दोस्तों। तो ये गारंटेड रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होता है आफ्टर एडजस्टिंग फॉर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट। देखिए एक टर्म होता है दोस्तों सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच, ठीक है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। प्लीज लेट मी टॉक अबाउट सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। बताइए सही है क्या होता है। तो बेसिकली सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच क्या होता है, गारंटेड रिटर्न होता है किसी इन्वेस्टमेंट से जब आप सर्टेनली इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट को एडजस्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स ये था हमारा पहला वीडियो लेक्चर, होपफुली आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आएगा लाइक जरूर करें। यदि आप इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डिस्कशन चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखें कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यदि आपको किसी तरह का सुझाव देना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं।